Okay, students. So the next second part of this chapter is increasing and decreasing functions. Practically सोचो, if function can be either increasing or decreasing. ठीक है, यही तो बात हो सकती है. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का मीनिंग समझो. तो देखो मैं यहाँ पे कुछ चीजें ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले रफली कुछ नोट डाउन मत करना, चीज को समझो. मैंने आपको कहा y इज इक्वल्स टू x+3 का ग्राफ बनाओ. तो y इज इक्वल्स टू x+3 का ग्राफ, इसको अगर आप उससे कंपेयर करो mx+c से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो c तो हो गया मेरा इंटरसेप्ट, यानी 1 2 3, यहाँ से तो ये लाइन पास होगी 3 से, और x की m की वैल्यू क्या हो गई 1, m की वैल्यू हो गई 1, यानी स्लोप हो गया 1. अब स्लोप जब भी 1 होता है तो याद रखना लाइन जो है 45 डिग्री का एंगल बनाती है. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि tan 45 ही तो 1 होता है. तो स्लोप 1 है, that means this line is making an angle of 45 degree with the positive side of x axis. स्लोप क्या होता है? tangent of that angle, यानी tan of that angle which the line is creating with the positive side of x axis. केवल y is equals to x+3 का मैंने केवल इतना सोच के ग्राफ बना दिया. ठीक है, अदर साइड लेते हैं. अगर यही स्लोप नेगेटिव हो जाए, एक ग्राफ और बना देता हूं मैंने कहा y इज इक्वल्स टू -x+3 का ग्राफ बनाओ. तो अभी भी 3 से तो पास हो गई क्योंकि इंटरसेप्ट 3 है, लेकिन अब की बार लाइन ऐसे बनेगी -1. स्लोप -1 कब आता है? स्लोप -1 कब आता है? tan -1 कब होता है? 135 डिग्री पे. दिस इज 135 डिग्री. पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बन गया? 135 डिग्री का एंगल बन गया. आपने क्या चीज एनालाइज करी? जब स्लोप पॉजिटिव था और जब स्लोप नेगेटिव था, उसमें क्या हुआ? यानी कि ये स्लोप क्या है? ये डेरिवेटिव ही तो है. स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट. स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट. और यहाँ पे भी स्लोप है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट. अब जब कोई कर्व होता है, देखो जब कोई कर्व की बात करता हूं मैं, जैसे मान लो ये कोई कर्व है, तो इस कर्व का मैंने डेरिवेटिव निकाला, मतलब इस कर्व की जो भी इक्वेशन थी उसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, तो वो तो होता है किसी एक पॉइंट पे बना हुआ टेंजेंट, जिस भी पॉइंट पे निकाला मैंने. लेकिन जब कर्व ना हो और स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर फंक्शन हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद होती है. स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद होती है. तो अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो एक्चुअली इसी लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं. कर्व के केस में क्या हो रहा था? अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा था तो इस पे बने हुए टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा था. वहां पे वो खुद एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि सर इस पे टेंजेंट बनाओ, ये खुद ही इसका टेंजेंट है. उसी लाइन का मैं क्या निकाल रहा हूं? स्लोप निकाल रहा हूं. तो इजी वे से शुरू करने के लिए मैंने कर्व नहीं लिया, पहले मैंने स्ट्रेट लाइंस ली. इजी वे से स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या लिया? स्ट्रेट लाइंस ली, है ना. इस चीज को मैंने वहीं क्लियर कर दिया. अभी कर्व भी लेंगे. तो आप ये देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है. ये सुनो, मान लो x यहाँ पे था, y की ये वैल्यू थी, x थोड़ा सा आगे गया तो y की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जैसे x यहाँ से यहाँ तक आया तो y की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक बढ़ी. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. x बढ़े y भी बढ़े. x 45 डिग्री नेगेटिव साइड में गया ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इस नेगेटिव साइड के साथ बना रहा है. देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस. कोई भी लाइन चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस का मतलब है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. भाई अगर मैं कहूं, सपोज करो, अगर मैंने कहा कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो एक जना कहेगा सर 45 डिग्री, एक जना कहेगा सर नहीं मेरे हिसाब से 135 डिग्री. तो ये तो पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस से काउंट किया, ये नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस से काउंट किया. यूं कहूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया.
तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से काउंट करने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना, ऐसे समझो। अब ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इससे मतलब नहीं है। काउंट आप इधर से कर रहे हो कि इधर से, वो कहने का मतलब वो है, ठीक है ना। तो आप जब भी मैं कहूँ ना पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से काउंट करो, आप ये मान लो एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके काउंट करो, ठीक है, क्लियर है। हाँ, कहाँ थे हम, कि वहां पे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ पे, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है y, बिकॉज x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या यूं कहूं fx भी बढ़ रहा है। और x अगर वापस घटा दूं तो y भी घटेगा। x बढ़े y भी बढ़े, x घटे y भी घटे, क्या है फंक्शन राजा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है डेफिनेशन, सिंपल सी थ्योरी रखो माइंड में, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है y भी घट रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डेफिनेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन। उधर आओ सेकंड वाले ग्राफ में, सपोज करो मैंने x ये लिया तो y आ रहा है, x को थोड़ा सा बढ़ाया तो y बढ़ा क्या, x तो बढ़ाया मैंने, y तो घट गया, घटा नहीं घटा, समझ गए। तो x बढ़े y घटे, या x घटे y बढ़े, उल्टा चल रहा हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सीधा चले इंक्रीजिंग फंक्शन, और उल्टा चले यानी कि यूं समझो सिंपल लैंग्वेज में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो इंक्रीजिंग फंक्शन, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ से उल्टा चलता है जब, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब आपने क्या चीज पकड़ी, जब स्लोप पॉजिटिव था, जब स्लोप पॉजिटिव था तब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, जब स्लोप नेगेटिव है तो फंक्शन हमेशा, बस इस पूरी एक्सरसाइज की सारी रामकथा घूम फिर के यहीं पे आके खत्म होगी, जो अभी मैंने एक लाइन कही। स्लोप पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव फंक्शन, अब ये x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है। पहचान क्या होगी, अब थोड़ा ना कि कोई फंक्शन आएगा तो हम x की वैल्यू रख के देखेंगे कि x की ये वैल्यू रखी तो y की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, अगर बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग, घट रही है तो डिक्रीजिंग, ऐसे रख रख के थोड़ा ना देखेंगे। प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव दैट मीन्स उसका स्लोप पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन्स स्लोप पॉजिटिव, दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव नेगेटिव मीन्स स्लोप नेगेटिव मीन्स फंक्शन डिक्रीजिंग। अब आपको सर अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव हो ही नहीं, कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट हो तो देखो, मान लो ग्राफ ऐसा हो, तो मुझे बताओ इसका ये 3 था मान लो, तो ये y इक्वल्स टू 3 है। अगर इसको स्लोप फॉर्म में लिखूं तो y इज इक्वल्स टू 0x प्लस 3, mx प्लस 3 की जगह तो m की वैल्यू क्या है 0, तो स्लोप 0, स्लोप 0 पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, नेगेटिव था तो अभी तो कांस्टेंट हो, मतलब सॉरी न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया। तो अगर स्लोप 0 हो जाए तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। पता ही चल रहा है ना, x को कितना ही बढ़ाओ y तो सेम है, x को कितना ही घटाओ y सेम है, x को कितना ही बढ़ाओ इस ग्राफ के अंदर y तो सेम है 3 है, और x को कितना ही घटाओ y अभी भी सेम है। दैट मीन्स फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वो कब होगा, जब स्लोप 0 होगा, वो कब होगा, जब स्लोप 0 होगा। यहां तक क्लियर है सभी को। हाँ देखो, अगर अपन स्लोप को 90 मानेंगे तो फंक्शन इनफाइनाइट रूप से बढ़ेगा, वो भी देख लो, वो केस वैसे आपके कोर्स में कंसीडर नहीं किया गया है, शॉर्ट में समझ लो। मान लो कि आपने कहा सर ये 90 डिग्री हो, दैट मीन्स क्या है कि x को आप बढ़ा ही नहीं रहे हो, आपने x को ही कांस्टेंट कर दिया, देन हाउ विल यू एनालाइज के फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनालाइज करने के लिए तो x को बढ़ाना और घटाना पड़ता है, आप तो बढ़ा ही नहीं रहे हो, आपने x को ही फिक्स कर दिया, सो एनालिसिस ही एंड हो गया ना। वी कैन नॉट एनालाइज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और प्रैक्टिकली कहूं तो 90 डिग्री है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज tan 90, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, स्लोप नॉट डिफाइंड है, दैट मींस एनालिसिस ही नहीं हो सकता कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, समझ गए, क्योंकि स्लोप 90 है, टेंजेंट ऑफ 90, टेंजेंट ऑफ एंगल क्या है 90 डिग्री है,
और उसके बाद उससे स्लोप आ गया इनडेफिनेट या फिर नॉट डिफाइंड। स्लोप इज नॉट डिफाइंड, हम तो स्लोप से ही पता लगाते हैं ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो ही नॉट डिफाइंड है, वो पता नहीं लगाया जा सकता। तो ये भी पता नहीं लगाया सकता कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये जो टॉप कॉन्सेप्ट आपने अभी छेड़ा, ये आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है उसमें बहुत यूज होगा, लेकिन इस चैप्टर में यूज नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज वाइज तो बता दिया मैंने, क्लियर है? अब कुछ और बातें करें। देखो, कुछ ग्राफ्स बना रहा हूं मैं, ये सारी चीजें लिखवाऊंगा भी सही, या फिर एक काम करें, इतना लिखते पहले, फिर समझते जाए धीरे धीरे। ठीक है, देखो आपके बुक में सबसे पहले डेफिनेशन जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, जो एनालिसिस है कि इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो विथआउट यूज ऑफ डेरिवेटिव्स है, मतलब डेरिवेटिव्स का यूज नहीं है, बिना डेरिवेटिव को यूज करके ही आप पता लगाओ कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, पहले पार्ट में। फिर सेकेंड पार्ट में उन्होंने डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया कि डेरिवेटिव भी हेल्पफुल है पता करने के लिए। तो पहले तो विथआउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव, तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस हैं, हम लिख भी लेते हैं पढ़ भी लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाँ, अब एक चीज यहाँ पे बोलनी जरूरी है, पहले इंटरवल को भी इंट्रोड्यूस करूँ ना मैं, तो उसके लिए एक बार फिर से आप एक रफ ग्राफ देखो। सर आपने तो कह दिया फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो, कौन सा फंक्शन है बता सकता है कोई? ये साइन, साइन थीटा है ना। फंक्शन कुछ ऐसा हो, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, और इनफाइनाइट रूप तक बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप प्रैक्टिकली तो यूं ही कहोगे सर नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, केवल बढ़ भी नहीं रहा है और केवल घट भी नहीं रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाली बात बताने के लिए इंटरवल तोड़े जाते हैं। क्या कहा मैंने? इंटरवल तोड़े जाते हैं, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग। इसीलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, व्हाट इज द इंटरवल, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फिर बताऊंगा, मैंने कहा कि बताओ बेटा साइन थीटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, आप कहोगे कि सर पहले इंटरवल बताओ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जनरली कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बताया जाएगा, और जनरली बताया अगर पूछ ले कि जनरली बताओ, तो फिर वो हर एक रियल नंबर के लिए पूछ रहा है, तो फिर तो इस तरह का जाने वाला फंक्शन है, इस तरह का आने वाला फंक्शन ही बताया जा सकता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, फिर बाकी तो बताए नहीं जा सकते, क्योंकि करीब करीब ऐसे फंक्शंस कम होते हैं जो बढ़ते ही जाते हैं या घटते ही जाते हैं, घूम फिर के ऐसे घूमने वाले फंक्शंस प्रैक्टिकली ज्यादा होते हैं, तो आप बिना इंटरवल के बता नहीं पाओगे। इसीलिए डेफिनेशन में ही उन्होंने क्या कहा, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल, आई कोई भी ओपन इंटरवल मान लो, कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन मींस उसका आंसर एक रियल वैल्यू आएगी, है ना, एफ एक्स का जो आंसर आएगा वो एक रियल वैल्यू आएगी, उसमें आई कोई भी इंटरवल ले लो, है ना, और उस आई इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? तब होगा कि दो पॉइंट्स मैंने उसके डोमेन से लिए x1 x2, उन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों डोमेन पॉइंट्स के लेने के बाद फिर मैंने इनकी रेंज ली, मतलब फंक्शन की वैल्यू ली, तो x1 छोटा था, x2 बड़ा था, तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू भी छोटी है और x2 पे फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी है। समझ में आई बात? x1 छोटा था, x2 बड़ा था, तो फंक्शन की वैल्यू भी वैसे ही चल रही है कि fx1 छोटा है fx2, तो कहने का मतलब है कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या चीज आ गई? वापस आ जाइए, थोड़ा सा रफ आपको मैं वो दे देता हूँ फील कि व्हाट इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग केवल बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से बढ़ रहा है, ये तो है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? बड़ा, कांस्टेंट हुआ, फिर बड़ा, कांस्टेंट भी हो रहा है एक जगह, ठीक है, और ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहीं कांस्टेंट हुआ ही नहीं, कहीं भी कांस्टेंट नहीं हुआ। समझ में आई बात? डिफरेंस समझ में आया स्ट्रिक्टली वर्ड का? स्ट्रिक्टली वर्ड उसको कहीं पर भी कांस्टेंट होने नहीं देता है, दैट मींस स्लोप को कभी भी जीरो होने नहीं, स्लोप जीरो कब होता है? जब लाइन पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के, तो उसको कहीं भी कांस्टेंट होने नहीं दे रहा है, हमेशा ऐसे ही रख रहा है, ठीक है। यहां पे मैं आपको कहूं कि किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाए, बन सकती है क्या? किसी भी पॉइंट पे
इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे इस तरीके से, ये तो खुद वैसे एक लाइन भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ही बनाई है तो खुद ही टेंजेंट बन रहा है। कुछ दूसरे टाइप का कर्व ले लो, चलो मान लो कर्व थोड़ा सा कर्वी टाइप का ले लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ना हमारा। अब आप देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आप कर्व बनाओ, टेंजेंट बनाओ, तो कोई भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे तो वो लाइन ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। दैट मीन्स फंक्शन कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है। कांस्टेंट नहीं हो रहा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड अगर मैं फंक्शन ऐसा ले लूं, अगर स्ट्रेट लाइन में भी अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कर्व टाइप में, तो स्ट्रेट लाइन में लेके देख लो, ये स्ट्रेट लाइन फिर पैरेलल हो गया एक्सिस में। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये केवल इंक्रीजिंग है, क्योंकि घटा तो कहीं पर भी नहीं ना, कहीं पर भी नीचे आएगा फंक्शन, y की वैल्यू कहीं पर भी नीचे आई। जैसे जैसे आपने मान लो इंटरवल आपने ये तोड़ दिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप x को जैसे जैसे बढ़ाए जा रहे हो तो y की वैल्यू बढ़ी रही है, एक जगह पे आके वो बराबर के बराबर रह गई फिर वापस बढ़ गई। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग तो है बट दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि बीच में ये कांस्टेंट हो गया। तो अब ये तो था आपको समझाना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। उधर आ जाओ, डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा। देखो आपने x2 x1 से बढ़ा लिया तो fx2 fx1 से बड़ा तो आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं बराबर भी आ रहा है। बराबर आ रहा है दैट मीन्स वो ऐसे हो गई थी लाइन, पैरेलल हो गई थी। बराबर आने का मतलब यही है ना, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं था, वो केवल इंक्रीजिंग था। जब आपने x2 x1 से बढ़ा लिया तो हर एक पॉइंट पे, चाहे से कोई भी x2 हो कोई भी x1 हो, fx2 हमेशा बड़ा ही आ रहा है, छोटा तो कहीं आ ही नहीं रहा। दैट मीन्स लाइन ऐसे है, कोई भी दो पॉइंट्स उठाओ, अगर आपने छोटे बड़े दो पॉइंट्स उठाए तो fx की वैल्यू बड़ी ही आ रही है, fx2 की वैल्यू fx1 से बड़ी ही आ रही है, बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, फिर से देखो, फिर से देखो बच्चों, क्योंकि जो बात है यही छुपी हुई है। बात के क्वेश्चंस तो वैसे भी हो ही जाते हैं, सारे ही करते हैं बच्चे, ये बातें बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। देखो मैंने एक ग्राफ ऐसे लिया, अब ग्राफ से तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, केवल इंक्रीजिंग है। x1 x2 दो पॉइंट्स लेने, मान लो x1 यहां लिया x2 यहां लिया, मुझे बताया जाए कि fx1 और fx2 को कंपैरिजन करें तो fx2 बड़ा है भाई, x2 x1 से बड़ा लिया तो fx2 भी fx1 से बड़ा आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आपने क्या कहा सर, x1 जब आपने छोटा लिया x2 बड़ा आया, तो उससे उससे क्या हुआ, fx1 छोटा आया fx2 बड़ा आया। ये तो तब ना जब मैंने x1 x2 यहां लिए। आप सोचो कि x1 और x2 यहां लेते, उसके कांस्टेंट पोर्शन वाले एरिया में लेते, तो fx1 और fx2 सेम आता, ये वाला पॉइंट fx1 ये वाला पॉइंट fx2 सेम ही आ रहा है। तो इस वाले केस को मैं यहां लिखूं तो सर आपने जब अभी x2 तो बढ़ा ही लिया है मैंने, भाई x2 तो x1 से बढ़ा ही लिया है ना, तो यहां तो मैंने वही चीज ली है कि x2 x1 से बढ़ा ही लिया है सर आपने, लेकिन fx1 और fx2 बड़े छोटे नहीं आ रहे, बराबर आ रहे हैं। इन दोनों बातों को मर्ज करूं तो क्या ये लिख सकता हूं कि x1 अगर आपने x2 से छोटा लिया है तो fx1 या तो छोटा हो रहा है या बराबर हो रहा है। दैट मीन्स fx1 इज आइदर लेस देन और इक्वल टू fx2, यही बात तो वहां लिखी हुई है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं ये कांस्टेंट पोर्शन नहीं लेता, सीधा ऐसा लेता, अब आप कोई सा भी एरिया ढूंढ लो, कोई सा भी x1 x2 कहीं पर भी ले लो, fx2 हमेशा fx1 से बड़ा ही होगा, बराबर भी कहीं नहीं होगा। समझ में आई बात, उस केस में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। यस सर। जब आपने ये चीज ली, उससे जो फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर या बड़ी आ रही है तब तो इंक्रीजिंग है, लेकिन हमेशा बड़ी ही आ रही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर। अब डिक्रीजिंग में तो फिर चीजें ही उल्टी हैं। डिक्रीजिंग में क्या चीजें हैं कि यहां पे अगर आपने छोटा लिया तो वो बड़ा हो गया, और फिर उसमें भी वही चीज चलेगी कि अगर नीचे डंडा लगा हुआ है तो केवल डिक्रीजिंग है, और अगर डंडा नहीं लगा हुआ है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
भाई स्ट्रिक्टली होगा नहीं होगा उसके देखने के लिए तो fx1 और fx2 के बीच का इक्वालिटी का साइन देखना पड़ेगा, है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्ट्रिक्टली है तो फिर स्ट्रिक्टली नहीं है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि साइन सेम है क्या, इधर लेस देन का है तो उधर भी लेस देन का होना चाहिए, इधर ग्रेटर देन का है तो उधर भी ग्रेटर देन, और लेकिन उल्टा है, इधर लेस देन का है उधर ग्रेटर देन का है, या इधर ग्रेटर देन का है उधर लेस देन का है, तब डिक्रीजिंग है। क्लियर है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा बताओ, साइन सेम चल रहा है कि उल्टा चल रहा है, स्ट्रिक्टली है या नहीं है ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, इक्वल टू का साइन है या नहीं है। अब इक्वल टू का साइन है या नहीं है वो तो याद रह जाता है, लेकिन फिर कब तो स्ट्रिक्टली है और कब स्ट्रिक्टली नहीं है वो याद नहीं रहता। तो जब इक्वल टू का साइन नहीं है तब स्ट्रिक्टली है, तब स्ट्रिक्टली है। जब इक्वल टू का साइन नहीं है तब वो स्ट्रिक्टली है, जब इक्वल टू का साइन है तब वो स्ट्रिक्टली नहीं है। क्लियर है। याद भी हो गई चीजें, साथ के साथ समझ भी आ गई। हाँ, प्लस माइनस वाली चीज कौन सी वाली बोली थी, मैंने तो ये बोला कि अगर यहाँ पे साइन ऑपोजिट है, सेम है ना, अभी तो देखो सेम है कि नहीं है, सेम साइन जब तक रहेंगे तब तक फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे हमेशा लेस देन ही रहेगा, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेकिन फिर वहां पे भी ग्रेटर देन हो जाए, अभी भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। साइन सेम फंक्शन इंक्रीजिंग, साइन डिफरेंट फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, डंडा लग जाए नीचे फंक्शन केवल इंक्रीजिंग, डंडा नहीं लगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 5 केस बनेंगे, 2 केस तो ये बन गए, 2 केस डिक्रीजिंग के बनेंगे, और फिर एक केस बनेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट, अच्छा 5वां केस नहीं लिया। हाँ हाँ, देखो ओपन इंटरवल इसलिए लिया है क्योंकि अभी अपन डेरिवेटिव निकालने वाले हैं और एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव नहीं निकलता, अभी के लिए इतना याद रखो, फिर अभी डेरिवेटिव इसी चीज को डेरिवेटिव से समझेंगे। अभी अपन डेरिवेटिव का यूज ही नहीं ले रहे कहीं, अभी तो केवल एक फंक्शन दिया गया है उस पर एक्स की वैल्यूज पुट अप कर करके देख रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। क्लियर है। ओपन इंटरवल इसलिए लिया गया है क्योंकि जो ओपन इंटरवल जैसे ए टू बी मैंने लिया, तो अगला जो पोर्शन आएगा उसमें अपन डेरिवेटिव्स लेके देखेंगे, तो डेरिवेटिव्स लेके देखेंगे तो हो सकता है कि ए और बी एंड पॉइंट्स हैं, ए और बी एंड पॉइंट्स है, तो फिर मैं हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करूंगा, एंड पॉइंट्स पे बनते नहीं है, एंड पॉइंट्स पे बनते नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, चलो यही देख लो, मान लो मैंने फंक्शन ऐसे लिया, ये है ए ये है बी, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बताओ मुझे, वो तो बात की बात है, लेकिन जो इंटरवल मैंने ली वो मैं ओपन इंटरवल इसलिए लूंगा, अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो आप ओपन लो क्लोज लो, इतनी नॉलेज के लिए तो वो चीज मैटर ही नहीं करती, लेकिन आगे चल के इस ही चीज का रिजल्ट हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स निकालने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अभी तक अपने डेरिवेटिव को अप्लाई कहाँ किया, नहीं किया। तो अब एप्लीकेशन जब लगाएंगे तो इस डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट पे मैं एनालाइज करूंगा कि स्लोप क्या आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव क्या आ रहा है, और डेरिवेटिव एंड पॉइंट्स में निकलता नहीं है, तो वो चीज वहां पे जाके अखर जाएगी ना, इसीलिए शुरुआत से ही ओपन इंटरवल ले लिया ने। ठीक है, एनालिसिस ही आप ओपन इंटरवल में करो, क्लोज इंटरवल में करो ही मत। हाँ 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 हाँ, ओपन ही रखेंगे। हाँ, नहीं आपसे इंटरवल ही पूछेगा ना, आपसे थोड़ा ना पूछेगा कि उस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबल है कि नहीं है वो बताओ, आपसे केवल इतना पूछेगा कि ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, देखो पहले तो अपन ये चेक करते थे कि फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो एक अलग चीज हो गई, वो एक अलग चीज हो गई। यहाँ पे चीज ये है कि ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ कैसा है, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है, उस ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करने के लिए मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो कि आपको कोई काम है, आपको कोई बहुत जरूरी काम है, आपने कनिष्का की हेल्प ली, आपने कहा कनिष्का मेरे घर आजा, मुझे ये बहुत प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत जरूरी काम है। कनिष्का ने कहा कि मैं 4 से 5 के बीच में नहीं आ सकती, मुझे भी कोई काम है, आपने कहा नहीं 4 से 5 ही आना है, तो आप उसकी हेल्प ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए हेल्प किसकी ले रहे हैं? डेरिवेटिव्स की। तो डेरिवेटिव्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स का सिस्टम है कि एंड पॉइंट्स पे डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को भी वैसा ही कर दिया कि ओपन इंटरवल लो साहब, आप हेल्प तो उसकी लोगे ना। समझ में आई बात? क्लियर है? अभी अपन कुछ शुरू के कुछ क्वेश्चन में ये करने वाले हैं, एक्स की और वाई की वैल्यू पुट अप कर करके। पहला पार्ट है ही इसका, ये है ना, एक्स की वाई की वैल्यू पुट अप कर करके बताओ। लेकिन क्या होता है, फंक्शन इजी होता है ना, तब तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप हो जाती है। फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट अप कर करके भी आंसर उल्टा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऐसा हुआ मान लो, अब आपने एक्स यहाँ पुटअप किया, एक पहला x1 यहाँ पुटअप किया, दूसरा x2 आपने यहाँ पुटअप किया, ये यहाँ पुटअप किया। तो आपने x1 x2 के हिसाब से तो fx1 fx2 बढ़ा रहा है, आपने रिजल्ट निकाली सर इंक्रीजिंग, पर कहाँ है ये इंक्रीजिंग? ये तो है ही नहीं इंक्रीजिंग, ये तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो ये तो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड है, तुक्का लग जाए तो ठीक, ना लगे तो ठीक। मतलब इजी फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइंस वाला फंक्शन है, तो लग जाएगा। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 ऐसा फंक्शन है, तो उसका तो ग्राफ ही हमको नहीं पता रहता ना कैसा बनता है, तो नहीं लगेगा तुक्का। फिर वहां पे क्या चलेगा? डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव हमेशा बिल्कुल सही आंसर निकाल के देगा आपको। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में हमेशा डेरिवेटिव्स यूज करके ही करना है, ये तो नॉलेज वाइज बता रहा हूं मैं आपको, ये तो नॉलेज वाइज बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन एक्चुअली जब अपन करेंगे तो हमको तो डेरिवेटिव अप्लाई करना है, चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। अब देखो चार केस लिए हैं डिक्रीजिंग, देखो डिक्रीजिंग में साइन ऑपोजिट है, लेस देन से ग्रेटर देन आ गया, लेकिन नीचे डंडा भी लगा हुआ है, लेस देन से ग्रेटर देन आ गया, डंडा नहीं लगा हुआ है, तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। फिर चारों के ग्राफ दे रखे हैं आपको नीचे, देखो इंक्रीजिंग फंक्शन, ये तो इंक्रीजिंग है जैसा अपन ने लिया था वैसे ही लिया इसने भी। इंक्रीजिंग फंक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा कॉन्स्टेंट टाइप भी चल रहा है, फिर बढ़ रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बढ़े ही जा रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन कांस्टेंट टाइम में होके इस तरीके से आ रहा है नीचे। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो एक ही बार में नीचे आ गया। और फिर ये पांचवा चीज जो है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बताया था मैंने, साइन फंक्शन का ग्राफ है या कॉस फंक्शन का ग्राफ है, इस तरीके। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहली डेफिनेशन आप यही लिखो, लिखना स्टार्ट करो। हाँ, अगर वो स्ट्रिक्टली नहीं है तो स्लोप की वैल्यू किसी न किसी पॉइंट पे जीरो हो रही है, यानी वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही है। हाँ, एनी फंक्शन f, any function f x can be increasing, can be a increasing function or a decreasing function or it can be neither increasing nor decreasing। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही आगे मैक्सिमम मिनिमा भी डिफाइन होगा, तो यहाँ अच्छे से समझ लोगे तो मैक्सिमम मिनिमा में कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी। इट कैन बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ केस बनेगा नहीं। फाइन, ठीक है। टू एनालाइज दिस, टू एनालाइज दिस we take any two points x1 and x2 from the given domain of the function। जो भी given domain है वहीं से ले सकते हो ऑब्वियसली, given domain of the function and 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 state whether the function is increasing or decreasing
whether the function is increasing or decreasing based on the following observations. Based on the following observations. कौन से ऑब्जर्वेशंस? अब वो बुक वाले 4 ऑब्जर्वेशंस लिख देंगे हम। देखो आपको अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे। क्या बोलो? इफ सिंपल लैंग्वेज में लिखो, इफ x1 छोटा x2 बड़ा gives me fx1 छोटा या बराबर fx2, then the function is increasing, simply increasing। देखो याद भी हो गया, function is simply increasing। मैंने जानबूझ के आपको ओपन इंटरवल सब कुछ नहीं लिख पाया, क्योंकि क्या अगर अपन वही लिख देते हैं तो फिर वो तो बुक में ही है। समझ लो कि ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है ना। आप आपके नोट्स ऐसे बनाओ कि आप लास्ट मोमेंट पे उठा के बस 5 मिनट में रिवाइज करके जाओ, तो आपको एग्जाम में आप पकड़ पाओ कि क्या था। ठीक है ना? तो वो कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात मैंने नहीं लिखी है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओपन इंटरवल लेनी है। ठीक है। सेकंड, यही चीज हो लेकिन बस इक्वल टू का साइन ना हो, है ना? यही चीज हो बस इक्वल टू का साइन ना हो, fx1 less than fx2 हो, then the function is what? Strictly increasing। then the function is strictly increasing। राजेश समझ आ रहा है? is strictly increasing। ठीक है। थर्ड पॉइंट में अब साइन उल्टे कर दो और सेम यही 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन। इफ x1 is greater than x2, है ना, gives me, सॉरी अच्छा इधर तो लेस देन ही चलने दो, है ना, इधर अपन साइन नहीं बदलते, उधर बदल देंगे। gives me fx1 greater than or equal to fx1 greater than or equal to fx2, greater than or equal to fx2, then we come to the conclusion that the function is decreasing, simply decreasing। इस कंक्लूजन पे आते हैं अपन, then the function is decreasing। ठीक है। and the fourth point, the final one, is that if x1 less than x2 लिया, implies, उससे आंसर ये निकल के आया, मतलब उससे रिजल्ट ये निकल के आया कि fx1 बड़ा है, बराबर एक भी जगह नहीं है, हमेशा ही बड़ा है। भाई आप x1 तो छोटा ले रहे हो, लेकिन fx1 हमेशा ही बड़ा निकल के आ रहा है, यानी उल्टी बात हो रही है। It shows that the function is strictly decreasing। तो ये पहला वाला एनालिसिस तो केवल आपकी समझ के लिए था। एक्चुअली ये चीज तो हम बहुत ही कम क्वेश्चंस में, कोई के क्वेश्चंस में अप्लाई करें, हम तो वैसे भी डेरिवेटिव अप्लाई करने वाले थे ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर? और अगर ऐसा हो जाए, ये 5 पॉइंट लिखो मत, और अगर ऐसा हो जाए कि x1 x2 आपने इस इंटरवल में लिए, एक चीज मैं यहां लिख देता हूं नीचे, सबके लिए अप्लाई हो रही है ना, फॉर ऑल का साइन लगा दो, फॉर ऑल x1 and x2 belonging to the given domain। ऐसा केवल एक x1 x2 को उठाया तब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस गिवन डोमेन में से, जैसे मैंने डोमेन दे दी 10 से लेके 20, तो 10 से लेके 20 तक जितने भी x1 x2 पॉइंट्स है, सबके लिए ये चीज अप्लाई हो। जैसे थर्ड वाला पॉइंट अप्लाई हो रहा है, तो थर्ड वाला पॉइंट फिर सबके लिए, हर एक x1 x2 के लिए अप्लाई हो, या फिर हर फोर्थ पॉइंट अप्लाई हो रहा है तो सबके लिए अप्लाई हो। अब मान लो मैंने डोमेन दे दी x1 और x2, उसमें से एक बार तो मैंने लिया x1 x2,
तो फर्स्ट पॉइंट अप्लाई हो रहा है, और एक बार हो रहा है साहब आपका थर्ड पॉइंट। मतलब एक बार तो क्या हो रहा है, साइन ऐसे कैसे ही चल रहा है और एक बार ऐसे बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है फिर क्या है फंक्शन, नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। तो अगर ये सब पे अप्लाई हो रहा है तभी इन चारों का ऑब्जर्वेशन का आंसर आएगा। अगर सब पे अप्लाई नहीं हो रहा है, एक पे भी एक्सेप्शन है, तो फिर आंसर सीधा ही होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो उसको फिफ्थ पॉइंट को हम लिखेंगे नहीं, हम अब चारों या पांचों जो केसेस है इनके ग्राफ्स बना लेते हैं फटाफट, जैसे आपके बुक में बने हुए हैं। शुरू हो जाओ। हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, ये सबको होता है, ये डाउट सबको होता है कि सर ये इंक्रीज भी हो रहा है और ये डिक्रीज भी हो रहा है, तो आप तो ये बोलो ना कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, आप ये क्यों बोल रहे हो कि ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है? इसका रीजन ये है, आपसे हमेशा एक इंटरवल में पूछा जाएगा। जैसे मैंने ये इंटरवल में पूछा आपसे, मैंने आपसे पूछा बेटा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कैन यू से यस और नो? केवल यस और नो में आंसर दो। इज दिस फंक्शन इंक्रीजिंग? नो। इज दिस फंक्शन डिक्रीजिंग? No. If it is not increasing, not decreasing, then what is the conclusion? Neither increasing nor decreasing. आप ये नहीं कह सकते ना कि सर ये फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग है, नहीं है ना, उस वे में सोचो। आपके 11th में एक चैप्टर आया था स्टेटमेंट्स अजम्पशंस, लास्ट में पढ़ाई नहीं, उसमें अपन ऐसे स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स का कंक्लूजन्स निकालते हैं। हमको लगता है कुछ और है, लेकिन हम स्टेटमेंट में नहीं कह सकते कि सर ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, उनको यही कहना पड़ेगा नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। एक्चुअल दोनों का मीनिंग ही सेम है, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, पूरे में नहीं हो रहा, और हमेशा हमको इंटरवल में ही पूछेगा, हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंटरवल में ही आएंगे मोस्टली 99%। ठीक है? हाँ जी, तो अपन ग्राफ बना लेते हैं हम। बनाइए। सबसे पहले इंक्रीजिंग का ग्राफ बना देता हूँ, सिंपली इंक्रीजिंग। कैसा बना था सिंपली? ऐसे गया था, देन कुछ, सॉरी, ऐसे हुआ, फिर देन कुछ ऐसे एक जगह थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप में चला, फिर वापस बढ़ा। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना? बना लिया ग्राफ? पहले ग्राफ्स बना लेते हैं फिर अपन मार्क कर लेंगे सबको। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ कर सकते हो, करते हैं तो फिर और बातें आती है माइंड में, इसलिए नहीं किया। ठीक है ना? कर सकते हो, इवन एक्स एक्सिस से नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना? जब अपन करते हैं ना, तो फिर बच्चे के माइंड में पता है क्या होता है कि ये ग्राफ हमेशा शायद एक्स एक्सिस से टच रहेगा, ऐसा अजम्पशन बन जाता है। अगर मैं एक्स एक्सिस से टच करके बनाता ना, तो फिर आप हमेशा एक्स एक्सिस से टच करके बनाते, फिर कभी अगर नहीं होता तो आपको गलत लगता। ठीक है ना? क्लियर है? इसीलिए नहीं किया। आ जाओ बैठो। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, तो आज तो इतना ही कर पाएंगे, ग्राफ्स बना लो बस, फिर डेरिवेटिव्स की हेल्प लेके कैसे इसको देखते हैं इसको कल ही देखेंगे, है ना? आज का जितना भी, हाँ। क्यों? इंडिपेंडेंस डे के दिन छुट्टी होती है? चलो देखते चलो देखते हैं। हाँ, ये तो हो गया इंक्रीजिंग, एंड व्हाट अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? आओ बेटा, क्लास 9th। ओके बैठो एक बार। व्हाट अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? स्ट्रेट लाइन बना दो, या फिर कर्वी फॉर्म में भी बना सकते हो ना, कर्वी फॉर्म में भी बना सकते हो, कोई कर्व मिल जाए मुझे इसमें ही, like this। ठीक है? ये भी इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हालांकि ये देखो थोड़ा सा नीचे आपको लगेगा कि ये कहीं कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू हल्की सी ज्यादा ही है, हल्की सी ज्यादा ही है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं अपन इसको, है ना? चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। द थर्ड वन इज व्हाट? डिक्रीजिंग।
डिक्रीजिंग। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज इट? पहले आएगा ऐसे, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप में घूमेगा ऐसे, और फिर वापस नीचे आएगा। ये हो गया किस टाइप का ग्राफ हो गया? डिक्रीजिंग। फोर्थ वन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसी कर्व का ऑपोजिट कर दूंगा मैं, लाइक दिस। ठीक है, एंड सेम उसी कर्व का अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, ठीक है, हो गया। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया एक तरीके से। चलो एक फिफ्थ वन भी बना लो, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसका सबसे इजीएस्ट जो एग्जांपल है वो है sin x या cos x, है ना। इट इज नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। तो इसको सेंटर में बना देता हूं मैं ना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसको तो पेन से बनाना पड़ेगा, पर यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है। बोलो कैसे बनाओगे आप? जीरो से लाइक दिस, लाइक दैट, है ना। इस तरीके से चलेगा। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इनके आगे आप थोड़ा थोड़ा मार्क कर दो। ये तो है पहले टाइप का ग्राफ, इसको मैं क्या मार्क करूंगा? इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। उधर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मार्क किया था, तो ये उसमें से ये फर्स्ट वाला था ना। फिर उसमें से सेकंड वाला कौन सा था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। चलो सेकंड थर्ड वाला ये था सिंपली डिक्रीजिंग। मनीष समझ में आ रहा है? एंड द फोर्थ वन वाज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। द फिफ्थ वन जिसको हमने लिखा नहीं वहां पे, वो क्या था? नीदर, इधर लिख देता हूं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। होगा ना। साइन 90 जीरो होता है, साइन 0 0 होता है, और साइन 180 जीरो होता है ना। तो होगा ना, वहां पर भी होता है। सॉरी, जीरो थोड़ा करना है, स्लोप तो 1 करना है ना, तभी तो फंक्शन। आप ऐसे बोलो स्लोप 1 होगा ना। देखो यहाँ पे 90 π/2 पे ये जो है स्लोप, स्लोप क्या होता है यहाँ पे? 1 होता है। तो जब स्लोप 1 होगा, नहीं सही कह रहे हो आप, एक मिनट रुको, स्लोप 0 होगा। तो साइन फंक्शन 0 कब होता है बताओ? स्लोप 0 होगा ना। हाँ तो सही है ना, इस जगह पे आके स्लोप 0 होगा ना। स्लोप 0 होगा तो ये एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट भी बनता है, ठीक है ना। एक पॉइंट पे आके ये कांस्टेंट भी बनता है, और फिर वापस वेरिएबल होके डिक्रीजिंग हो जाता है। तो साइन फंक्शन में तो बहुत सारी चीजें, इंक्रीजिंग भी है, कांस्टेंट पॉइंट्स भी है, डिक्रीजिंग भी है, तभी तो इसका नाम, इसका जो रिजल्ट है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर इसी साइन फंक्शन को अगर मैं इंटरवल्स में तोड़ दूं, 0 to π/2, π/2 टू ये क्या होता है? पाई, फिर ये क्या होता है? 3π/2। अब देखो कनिष्का, आपके क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। मुझे बताओ 0 से लेके π/2 फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अभी अपन स्ट्रिक्टली वर्ड को नहीं सोच रहे, केवल ये सोच रहे हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग है। अब अगर मैं यहाँ पे π/2 क्लोज इंटरवल ले लूं, अगर मैं π/2 क्लोज इंटरवल ले लूं, तो π/2 पे डेरिवेटिव कुछ ऐसा बन जाता है। तो आप इंक्रीजिंग कह ही नहीं सकते ना इसको, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तभी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा।
तो ये π/2 पॉइंट अपन इस इंटरवल में नहीं ले सकते ना, अपने को 0 to π/2 ओपन इंटरवल ही लेनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा इसमें इंक्रीजिंग है। फिर वापस π/2 से पाए भी ओपन इंटरवल ही लेनी पड़ेगी और उसमें वो डिक्रीजिंग है। फिर वापस तीसरी इंटरवल पाए से 3π/2 वापस ओपन इंटरवल लेनी पड़ेगी और उसमें फंक्शन अगेन डिक्रीजिंग। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीजिंग है, π/2 से 3π/2 तक वो डिक्रीजिंग है, और फिर 3π/2 से अगेन 180 डिग्री से ऐड कर दो, वहां तक वो इंक्रीजिंग है। तो हर केस में मुझे देखो ओपन इंटरवल ही लेनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं क्लोज इंटरवल में वो पॉइंट भी शामिल कर दूं तो वहां पे तो मेरा टेंजेंट ही पैरेलल बन रहा है, तो वो इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है ना वहां पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंटरवल में इंक्रीजिंग है, हर एक पॉइंट पे होना चाहिए। π/2 पे तो नहीं हो रहा है वो इंक्रीजिंग, π/2 से जस्ट पिछले पॉइंट पे वो इंक्रीजिंग था, π/2 पे तो वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग कहाँ है वहां पे वो, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसे लिख दूं 0 to π/2, तो इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लूं तो वहां पे वो बढ़ता हुआ दिखता चाहिए कि बढ़ रहा है, जबकि π/2 पे तो वो ऐसे दिख रहा है, ऐसे फंक्शन कांस्टेंट नहीं है वो, मतलब स्लोप ले रहा है, घुमाव ले रहा है, घुमाव ले रहा है। तो जहां पे वो घुमाव बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट पे जहां पे वो घुमाव ले रहा है, तो उस पॉइंट पे तो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है ना। तो फिर मैं इस इंटरवल में कैसे कह सकता हूं कि इंक्रीजिंग है, जब तक मैं ओपन इंटरवल लूंगा तभी मैं कह सकता हूं वो इंक्रीज। उससे जस्ट छोटा पॉइंट ले लो, वहां पर भी वो बढ़ रहा था, वहां पर भी वो बढ़ रहा था, लेकिन π/2 पे कहां बढ़ रहा है, π/2 पे नहीं बढ़ रहा ना। तो उस चीज का आंसर इधर भी आ गया कि हम इंटरवल में ओपन इंटरवल ही लेंगे, ये पता करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है, आज के लिए काफी है, ठीक है। अब एक बार ये देख लो, कल से जो हम शुरू करेंगे वो सीधे डेरिवेटिव्स को यूज करके शुरू करेंगे। देखो इधर आओ, एक बार ये एग्जांपल नंबर 7 देखो फटाफट, क्लास 12 देखो तनिषा, आपको इस फंक्शन को पता करना है या शो करना है, प्रूव करने के लिए। देखो एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो, रोहित एंड सॉरी अंश एंड यश, क्लास अभी खत्म नहीं हुई पिछली है ना। देखो हमको दो टाइप के क्वेश्चन देगा इसमें, एक तो ये देगा कि पता लगाओ किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इस इंटरवल में बताओ कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। एक में तो पूछेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, एक में ये पूछेगा कि इंटरवल बताओ किस में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे इसमें इसने कह दिया कि आर पूरे रियल नंबर्स ले लिए इंटरवल में और कह दिया कि शो करो कि ये फंक्शन इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखो हम क्या करेंगे, अभी तक डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता था, x1 लेस देन x2 गिव्स fx1 लेस देन fx2, यही होता था, यही होता था। तो मैंने क्या किया, कोई भी x1 और x2 R में से ले लिए, लेट एनी x1 एंड x2 बिलोंगिंग टू R ले लिया, सच दैट कि x1 मैंने छोटा लिया है और x2 मैंने बड़ा लिया है। मैंने जो x1 x2 लिए हैं वो x1 एंड x2 मैंने ऐसे लिए कि x1 छोटा x2 बड़ा है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है ना, इनइक्वालिटी में मैं दोनों साइड्स, अगर मैं 7 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे 7x है ना, तो इस इनइक्वालिटी को मैं दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा 7x1 लेस देन 7x2, 7x1 लेस देन 7x2। फिर मैं दोनों इनइक्वालिटी में -3 कर दूं तो क्या बनेगा 7x1 -3 लेस देन 7x2 -3। अरे ये तो fx1 है, ध्यान से देखो, अगर उस पॉइंट में मैं x की जगह x1 पुट अप कर दूं तो 7x1 -3 बनेगा। इस fx के अंदर मैं x की जगह x1 पुट अप कर दूं तो क्या आएगा वहां पे 7x1 -3, तो ये fx1 ही तो है 7x1 -3, उसी तरीके से वो fx2 ही तो है। तो साहब आपने लिया था x1 लेस देन x2 और कंक्लूजन निकल रहा है ये, दैट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो विदाउट डेरिवेटिव्स इस तरीके से इनइक्वालिटी के साथ गेम्स खेलकर हम प्रूव करते हैं। हाँ, डिक्रीजिंग कैसे करोगे इसको, आप अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इनइक्वालिटी बदल जाएगी क्या, साइन जब तक सेम चल रहा है तब तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे अपन को, इनइक्वालिटीज में वो चीजें डाल डाल के उसका उस वाली शक्ल तक आना पड़ेगा जो उसमें fx की शक्ल है। क्या लगा सकते हैं, इक्वल टू का साइन क्यों लगाओगे, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा 3 इज लेस देन 5,
आप अगर दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 3 जा 9 लेस देन 5 3 जा 15 ही तो करोगे, जबरदस्ती इक्वालिटी का साइन क्यों लगाओगे? इनइक्वालिटीज जो 6 चैप्टर आया था 11th में, उसमें हमने क्या सीखा था? इनइक्वालिटीज का चैप्टर आया था एनसीईआरटी में, उसमें अपन इनइक्वालिटीज के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन तो वही रहता है। तो आप लेस देन को लेस देन इक्वल टू क्यों करोगे? नहीं करोगे? नहीं आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा स्ट्रिक्टली का ही क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा स्ट्रिक्टली का ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि डंडा कभी लग ही नहीं पाएगा। तभी तो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है इस मेथड की, हिट एंड ट्रायल मेथड है। असली मेथड तो डेरिवेटिव वाला है, लेकिन अब आज अपन ने यही सीखा है ना, आज अपन ने यही सीखा, इसलिए एक एग्जांपल देना जरूरी था। ठीक है, क्लियर है? चलो बाकी कल सीखेंगे। That is all for today. Class 12 you can leave. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye. Class 9th, please leave and rejoin if anyone of you is on. Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Okay. So next topic is increasing and decreasing analysis through derivatives. भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये एनालिसिस हमने लास्ट क्लास में किया था, बट दैट वाज नॉट थ्रू द डेरिवेटिव्स। कि डेरिवेटिव्स की मदद से हमने नहीं पता लगाया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन से पता लगाया, बाय इट्स ऑन डेफिनेशन। ठीक है, बट कहीं ना कहीं दैट मेथड इज नॉट प्रैक्टिकल, because we cannot think of the graph of each and every function. Moreover, we cannot put the values of each and every point available in the domain, कि हर एक पॉइंट का थोड़ा ना हम लगा लगा के देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला फंक्शन देख रहे हो, आप देख रहे हो, अब इस फंक्शन में सपोज करो मैंने डोमेन यहां से लेके यहां तक मान ली। अब अगर मुझे पता है कि ये साइन फंक्शन है, तब तो मुझे पता है कि ये इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, बट मुझे नहीं पता है कि ये साइन फंक्शन है। इन दैट केस क्या होगा? सपोज करो मैंने x1 एंड x2 यहाँ ये वाला और ये वाला ले लिया। भाई डोमेन थी यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने x1 एंड x2 ये वाला और ये वाला ले लिया। उस हिसाब से fx1 एंड fx2 ये वाला और ये वाला आ गया। तो मेरा एनालिसिस कहता है कि यार x1 x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है। यहां तक मेरा एनालिसिस क्या कहता है? प्रीवियस एनालिसिस है ना, डेफिनेशन वाला एनालिसिस, कि x1 अगर x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा है, यानी सेम सेम साइन है, दैट इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन कल को अगर कोई स्टूडेंट x1 एंड x2 ये और ये ले ले, इसी क्वेश्चन में यही तो था मेरा डोमेन, यहाँ से लेके यहाँ तक डोमेन था। तो अगर कोई स्टूडेंट ये और ये ले ले x1 और x2, उस हिसाब से fx1 और fx2। अब देखो x1 बढ़ रहा है तो fx1 घट रहा है, तो इस एनालिसिस से वो स्टूडेंट तो कहेगा डिक्रीजिंग है, पहला वाला स्टूडेंट कहेगा साहब इंक्रीजिंग है, दूसरा वाला स्टूडेंट कहेगा डिक्रीजिंग है। तो फिर तो हर एक पॉइंट रख के देखो, तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना कि इस डोमेन के मैं हर एक पॉइंट को पुट अप करके देखूं। वो तो मुझे पता है कि साइन है इसलिए नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, नहीं पता हो थोड़ा ना वो सीधा सीधा कह देगा साइन एक्स है, वो तो फंक्शन घुमा फिरा के देगा, देखते थोड़ा ना पता चल जाएगा इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, या फिर ग्राफ बनाओ बैठ के पहले, फिर दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल वाइल सिटिंग इन एग्जाम। तो कहने का मतलब ये है कि जो तरीका हमने अब तक सीखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पता लगाने का, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी नहीं है और उसमें डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन भी नहीं है। अब जो हम तरीका देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पता लगाने का थ्रू डेरिवेटिव्स, उसमें क्या है? प्रैक्टिकेबिलिटी है। ठीक है ना, प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब कोई सा भी फंक्शन आ जाए, कोई सा भी आ जाए, डोमेन भी कैसी भी आ जाए, हम पता लगा सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और पता नहीं भी लगा सकते हैं तो एनालिसिस मतलब 100% नहीं तो 90 to 95% तो आ सकता है कि हाँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एनालिसिस थ्रू डेरिवेटिव्स लिखना शुरू करो। लेट fx be a real valued function, be a
रियल वैल्यूड फंक्शन अब इंटरवल ले लेते हैं ए बी, continuous in close interval a comma b and differentiable in, अब जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा तभी तो डेरिवेटिव निकलेगा। डिफरेंशिएबल इन इंटरवल बताओ, कॉमन सेंस है कि क्या इंटरवल आएगी, ओपन इंटरवल a कॉमा b, बिकॉज नो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट। a और b एंड पॉइंट्स पे तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस ले लो, कंटिन्यूअस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा है देन 3 पॉइंट्स लिखता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज सेट टू बी, या फिर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखना है तो ऐसे लिखो, if f dash x greater than 0, if f dash x greater than 0 implies, तो रिजल्ट निकालूंगा मैं f x is increasing, f x is increasing, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखो अब, है ना। सेकेंड, if f dash x is less than 0 देन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तीसरा, इफ एफ डैश एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आए then we will come to the conclusion that fx is constant। constant means ये वाला फंक्शन ना तो ये बढ़ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, एक ही जगह है, ठीक है ना। क्लियर है, fx इज कांस्टेंट। देखो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग अलग पार्ट है, कांस्टेंट होना अलग पार्ट है। कांस्टेंट में तो सीधी लाइन है, नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग में क्या है, बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, वो होगा नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इसको मत लिख देना कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये तो कांस्टेंट है। देखो फिर कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन का क्या करोगे, उसको कौन से पार्ट में डालोगे। हाँ, आप ये कह सकते हो कि ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का सब पार्ट है, ये जरूर कह सकते हो कि उसका ही एक सब पार्ट है। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाले फंक्शंस में कांस्टेंट फंक्शन भी आता है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन केवल यही नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऐसे नहीं कह सकते, है ना। नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब फंक्शन ना तो केवल बढ़ रहा है और ना ही केवल घट रहा है, उसका मतलब वो है केवल बढ़ भी नहीं रहा केवल घट भी नहीं रहा। तो अगर फंक्शन ऐसा है तो भी वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, क्योंकि केवल ना तो ये बढ़ा और केवल ना तो ये घटा, और ये भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, और उसका ही एक स्पेशल पार्ट है, स्पेशल टाइप मान लो कांस्टेंट, ठीक है। तो इफ एफ डैश इज इक्वल्स टू 0 देन एफ एक्स इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स होना चाहिए बिलोंगिंग टू दैट डोमेन ए टू बी, है ना। हर एक पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा कि वो इंक्रीजिंग है। तो वो एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। मान लो एफ डैश एक्स आ गया मेरा साइन, अब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, वो एनालिसिस अपने को करना पड़ेगा कि इन द गिवन इंटरवल। मान लो ये आ जाए 0 टू π/2, अब 0 टू π/2 0 से लेकर 90 डिग्री साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है, तो फिर मैं साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, सॉरी इंक्रीजिंग क्या है ना, तो फिर मैं क्या कहूंगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कल को आ जाए π/2 टू पाई, अभी भी ये ग्रेटर देन 0 है, π/2 टू पाई 0 टू पाई साइन फंक्शन 0 टू पाई पॉजिटिव रहता है ना, ग्रेटर देन 0 रहता है,
तो अभी भी मैं कहूंगा कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, लेकिन कल को अगर यहाँ से लेके इस वाले डोमेन में कोई आ जाए, जैसे कि पाए से लेके 2 पाए, तो उसमें साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, हाँ, तो फिर मैं क्या कहूंगा, गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब ये एनालिसिस तो खुद को करना पड़ेगा, ये कोई करके नहीं देगा कि कौन सा फंक्शन कौन से डोमेन में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। और प्रॉब्लम आएगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ही आएगी, बाकी और फंक्शंस का तो एनालिसिस हो जाता है। तो इसीलिए जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने याद किए थे, सीखे थे, तब उस टाइम काफी इंपॉर्टेंस थी इस चीज की। ये याद रखना कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ठीक है ना। प्लस उनके ग्राफ, अगर उनके ग्राफ्स याद हैं, तो जैसे अभी साइन एक्स का ये ग्राफ है, अगर इनका ये ग्राफ याद है हमको, ये ऊपर साइन एक्स का ग्राफ बनाया था हमने, तो ये था 0, ये था पाए, तो 0 टू पाए वो पॉजिटिव है, फिर ये था पाए और ये था 2 पाए, पाए टू 2 पाए वो नेगेटिव है। तो ग्राफ याद है तो भी याद है कि कौन से क्वाड्रेंट में या कौन से डोमेन में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। याद नहीं हो तो अब कर लेना, बिकॉज इस अब एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में तो आई गया, इंटीग्रेशन में तो बहुत आएगा उसका यूज कि कौन सा फंक्शन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो आज से हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का एनालिसिस इससे करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा प्रूफ है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी कर लो एक बार, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो, है ना। तो प्रूफ ऑफ, अब किसी एक का ही प्रूफ करवा रहा हूं मैं, जैसे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करवा रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करवा रहा हूं। मुझे बताओ, फर्स्ट पार्ट है ना, लेट x1 x2 be any 2 points, be any 2 points in the given domain। गिवन डोमेन में x1 x2 कोई भी 2 पॉइंट्स मान लेते हैं। गिवन डोमेन क्या है, a टू b, ये डोमेन गिवन है हमको, है ना, a टू b। ए ओपन इंटरवल लिखो, बिकॉज डिफरेंशिएबल वन ही होगा इन द गिवन डोमेन a टू b, सच दैट, इस तरह के 2 पॉइंट्स मानो बेटा, सच दैट कि x1 छोटा है और x2 बड़ा, यानी एक पॉइंट छोटा है और एक पॉइंट बड़ा है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए, सुनो ध्यान से, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि fx1 छोटा हो जाए और fx2 बड़ा हो जाए, अगर ये चीज मानी और ये चीज निकल जाए, तो मैं कहूंगा ना फंक्शन इंक्रीजिंग है, पहले वाली डेफिनेशन से। तो अब डेरिवेटिव्स की मदद से मुझे ये प्रूव करना है कि ऐसा हो जाए, तब ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा, और फिर सेकंड थर्ड पार्ट ऐसे ही चलेगा, है ना। अब आप आ जाइए, मीन वैल्यू थ्योरम सीखी थी हमने चैप्टर नंबर 5 में, लास्ट पार्ट क्या था, मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहता था वो, मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है ए टू बी, है ना, एंड डिफरेंशिएबल है ए टू बी, ठीक है, तो इस ए और बी के बीच में कोई सी पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकालोगे तो वो निकलेगी fx1 माइनस fx2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। यही था मीन वैल्यू थ्योरम। एक कम से कम मिनिमम एक पॉइंट ऐसा जरूर निकलेगा जहां पे आप डेरिवेटिव निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू fx1 माइनस fx2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है ना। और अगर ये दोनों इक्वल ले लिए तो फिर ये वैल्यू जीरो हो जाती थी, ठीक है ना। हाँ, ये वैल्यू इक्वल ले ली तो ये वैल्यू जीरो हो जाती थी। यही था मीन वैल्यू थ्योरम। वो मीन वैल्यू थ्योरम किस में कन्वर्ट हो जाता था, जब अपन इक्वल लेते थे तो दूसरा तो, हाँ, रोल्स थ्योरम में चेंज हो जाती थी, है ना। यही थ्योरम रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाती थी अगर हम fx1 को fx2 को इक्वल ले लेते थे, ठीक है। नाउ नाउ by mean value theorem we have, by mean value theorem we have, we state that there is some point c, there is some point c
वो सम पॉइंट ए और बी के बीच में है, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, such that f dash c equal to fx2 minus fx1 divided by x2 minus x, ठीक है। यहां तक हो गया नोट डाउन। अब सुनो, अपन पहला वाला पार्ट कर रहे हैं ना, तो पहले वाले पार्ट के अंदर डेरिवेटिव हमने ग्रेटर देन जीरो लिया है और उससे हमने प्रूव किया है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन जीरो ले लूं और उससे fx1 छोटा और fx2 बड़ा आ जाए, तो fx1 छोटा और fx2 बड़ा आ जाएगा तो वैसे ही फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव होगा, क्योंकि मैंने x1 छोटा लिया x2 बड़ा लिया। देखो इन दोनों का कंपैरिजन करूं अगर मैं, तो इसमें मैंने क्या लिया है, x1 छोटा x2 बड़ा, उसको मुझे लेना है जीरो से बड़ा, और ये दोनों लेने से अगर ये fx1 छोटा और fx2 बड़ा प्रूव हो जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि x1 छोटा और x2 बड़ा लिया है और उससे fx1 छोटा और fx2 बड़ा प्रूव हो जाए, ये लेने से f डैश c की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लेने से वो प्रूव हो जाए, दैट मीन्स f डैश जीरो अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग ही होगा हमेशा, क्योंकि उससे वो चीज प्रूव हो रही है, ठीक है। करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। नाउ टेकिंग, देखो अब इसको थोड़ा सा पहले मैं मॉडिफाई करता हूँ। देखो यहाँ से मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि fx2 माइनस fx1 इज इक्वल्स टू f डैश c मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1। इजिली ये चीज तो लिख ही सकता हूँ, बोलो राजा, ये चीज इससे मल्टीप्लाई करती, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, नो। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर x1 छोटा है और x2 बड़ा है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज पॉजिटिव बाय एनी मीन्स, और अगर उसको भी बड़ा मान लिया, इसका साइन पॉजिटिव है, मतलब इसका साइन पॉजिटिव है, उसको भी जीरो से बड़ा मान लिया, यानी इसका साइन भी पॉजिटिव हो गया, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, यानी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इस चीज की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। फिर से सुनो, अगर x1 छोटा x2 बड़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव मैं मान रहा हूं, है ना। तो भाई f डैश x ग्रेटर देन जीरो मान रहा हूं ना, तो पॉजिटिव मान रहा हूं, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताओ। तनीशा समझ आ रहा है? नाउ Yes, sir. टेकिंग f डैश c पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, भाई f डैश c को ग्रेटर देन जीरो मान लिया मैंने। ऑल्सो x2 माइनस x1 भी ग्रेटर देन जीरो है, वो भी पॉजिटिव है, उसका तो रीजन है मेरे पास, v1 पॉइंट ही मान लो या तो। ऑल्सो x2 माइनस x1 भी पॉजिटिव है, भाई x2 माइनस x1 भी तो पॉजिटिव है, एक तरीके से गिवन ही मान लो इस चीज को, तो है कि नहीं है, क्योंकि x2 बड़ा लिया है x1 छोटा लिया है, तो x2 माइनस x1 ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो जीरो से बड़ी होगी। तो अब ये भी पॉजिटिव सम, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऊपर वाली जो चीज है इंप्लाइज हो जाती है fx2 माइनस fx1 ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। फाइन, यहां तक समझ आया?
fx2 माइनस fx1, ये वाली चीज एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स वो ग्रेटर देन 0। जरा इसको वहां ले जाना तो आपका काम हो चुका है। fx2 ग्रेटर देन क्या आ चुका है, fx1। सीधा करके लिखो तो fx1 लेस देन fx2। तो आपने कहानी शुरू करी थी x1 लेस देन x2 से, और प्रूव हुई है fx1 लेस देन fx2 से। देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसको प्रूव करने के लिए बीच में मुझे f डैश c ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। दैट मीन्स डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही प्रूव होगा। समझ गए? अब डिक्रीजिंग, मान लो ये चीज डिक्रीजिंग के लिए प्रूव करनी है, तो मैंने उसके लिए इसको लेस देन 0 लिया, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मींस ये लेस देन 0, दैट मींस ये लेस देन 0, सॉरी ये नहीं नीचे, दैट मींस ये लेस देन 0 और ये लेस देन दिस। इसको सीधा करके करोगे तो दिस। अब आपने तो लिया था x1 लेस देन x2 और प्रूव हुआ है fx1 ग्रेटर देन fx2, तो फंक्शन डिक्रीजिंग प्रूव हुआ ना। f डैश सी नेगेटिव लेने से डिक्रीजिंग प्रूव हो रहा है, f डैश सी पॉजिटिव लेने से इंक्रीजिंग प्रूव हो रहा है। यानी कि डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना। तो हमने जो 3 पॉइंट्स लिखे उसका ये छोटा सा प्रूफ आ जाए तो एग्जाम में चांसेस कम है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, समझ आया? इसके नीचे लिख देंगे हेयर हेयर taking x1 less than x2 implies fx1 less than fx2. So the function is increasing. The function is increasing when derivative is positive. When derivative is positive. Proved. ठीक है, कोई डाउट? प्रियांशी, आर यू नॉट वेल? तबीयत अभी ठीक नहीं हुई बेटा? नॉट परफेक्टली वेल? तो ऑनलाइन ले लेते हैं। There is no compulsion. I am clearing this thing to each and every student. There is no compulsion of coming classes offline. ठीक है ना, ये ऑप्शन है, ये कंपल्शन नहीं है। कल को कोई बीमार होता है तो आई क्लियरली स्टेटेड कि यहाँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपनी रिस्क पे आ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी रिस्क पे आ रहे हैं, तो आप अभी भी चाहें, अगर आपको सेफ फील नहीं हो रहा है बाहर निकलने से, घर से बाहर निकलने से अगर आपको सेफ फील नहीं हो रहा तो आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है ना, और अगर आपको सेफ फील हो रहा है और यहाँ कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, क्या 1 सितंबर से भी मेरे तरफ से तो ऑप्शन ही रहेगा, कंपल्शन नहीं रहेगा। आई विल नॉट फोर्स एनी स्टूडेंट टू कम ऑफलाइन, आई विल गिव देम एज एन ऑप्शन। आओ तो ठीक, नहीं आओ तो घर पे तो चल ही रहा है, अभी डुअल मोड तो चल ही रहा है ना। ठीक है, बिकॉज सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज। कुछ भी हो जाए सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी हमारी, और आपकी भी रहनी चाहिए। अब देखो औरों का तो और सोचें, हम तो हमारा सोचें। ठीक है, तो ये प्रूफ नंबर 1 था, मतलब फर्स्ट नंबर पॉइंट का ये प्रूफ था। सेकंड नंबर बता दिया डिक्रीजिंग हो जाएगा। थर्ड नंबर भी करके देखोगे तो वो, अगर मैंने एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, लो उसको भी देख लो। अगर मैंने इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 ले ली, किसकी? इसकी, तो ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स फंक्शन कांस्टेंट है। तो इसको इक्वल लेने से फंक्शन कांस्टेंट प्रूव हो गया।
भाई x1 मैंने ये लिया, x2 भी मैंने ये लिया, x1 मैंने छोटा लिया, x2 मैंने बड़ा लिया, लेकिन fx1 और fx2 तो बराबर आ गए, fx1 भी यही है और fx2 भी यही है, फंक्शन कांस्टेंट होगा ना, यानी कि डेरिवेटिव 0 लेने से फंक्शन कांस्टेंट प्रूव हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? इस चीज को अब अपन ने पहले ग्राफ्स किए थे उसके अंदर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, ये जो आज हमने चीज पढ़ी थ्रू डेरिवेटिव्स, है ना। देखो हमने क्या कहा कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग होगा, इसको ले लो, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसके डोमेन में ईच एंड एवरी पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। डेरिवेटिव क्या हो, डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। मान लो इस पॉइंट पे मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहा, तो टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे बनेगी कुछ ऐसी, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, बिकॉज व्हेन अ लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्यूट एंगल बनाएगी तो 10 निकालोगे, जैसे मान लो 45 डिग्री आया, तो 10 45 1 होगा, मतलब 0 to 90 10 पॉजिटिव ही रहता है ना, और 10 पॉजिटिव रहता है, दैट मींस डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है। डेरिवेटिव क्या होता है, tan थीटा ही तो होता है डेरिवेटिव। तो आप इस यहाँ पे कहीं पर भी टेंजेंट बना लो, एक्यूट एंगल ही बनेगा विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, कोई सा भी बना लो, जैसे आप यहाँ बना लो, यहाँ पर भी एक्यूट एंगल ही बन रहा है। तो डेरिवेटिव ईच एंड एवरी पॉइंट पे पॉजिटिव है, देखो जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये उल्टा कहूं, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर? नेगेटिव वाला पार्ट पकड़ो, अब फिर इसमें स्ट्रिक्टली वाली चीज को अभी देखेंगे अपन। नेगेटिव वाला पार्ट पकड़ो, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब डिक्रीजिंग फंक्शंस पे एट एनी पॉइंट आप ले लीजिए डेरिवेटिव, जो टेंजेंट, जो लाइन बनेगी टेंजेंट बनेगी, वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। ऑब्ट्यूज एंगल मींस सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे मान लो 135 डिग्री होता, तो 10 135 -1 होता है। ठीक है, और भी कहीं पे बना के देख लो, मान लो यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव बनाया, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, कहीं भी बनाओ, इवन यहाँ पे बनाओ, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो क्या करेगा, डेरिवेटिव को नेगेटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा मेरा, है ना। अब बात करते हैं सर इसमें स्ट्रिक्टली का कैसे पता लगाएं। तो पता लगाने का एक ही तरीका है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कुछ पॉइंट्स पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कुछ पॉइंट्स पे नहीं है तो सिंपली इंक्रीजिंग। जैसे कि ये वाला, एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट, मान लो मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया, इस पे अब ये तो क्या है, कर्व नहीं है, लाइन है, तो इस लाइन का टेंजेंट वो खुद ही होती है, पहले बता चुका हूं मैं। तो अब जैसे मैं यहां से लेके यहां तक पार्ट को देखूं, तो एक्यूट एंगल बन रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहां से लेके यहां तक थोड़ा ना एक्यूट एंगल बन रहा है, ये थोड़ी सी ऊपर की साइड बनी हुई है, एक्चुअली ये सीधी है, एक्चुअली ये सीधी है ना, नहीं बन रहा है, जीरो बन रहा है तो पॉजिटिव तो नहीं बन रहा है ना, कांस्टेंट हो गया ना यहाँ पे तो फंक्शन। तो यहाँ से इंक्रीजिंग, यहाँ से इंक्रीजिंग, यहाँ से कांस्टेंट, फिर वापस इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं हुआ ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं हुआ क्योंकि एक जगह कांस्टेंट भी हो गया वो। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं सिंपली इंक्रीजिंग कहूंगा, डेरिवेटिव्स के थ्रू मैं ये कहूंगा कि जो गिवन डोमेन आपने दी यहाँ से लेके यहाँ तक, वहां पे हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 नहीं है, कहीं पर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 भी है। तो बस यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड, एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग थ्रू डेरिवेटिव्स क्वेश्चंस में आता ही नहीं है। क्वेश्चंस में स्ट्रिक्टली वर्ड जहाँ पे आ जाए ना, दैट मीन्स आपको थ्रू डेरिवेटिव्स नहीं करना है, फिर आपको सिंपली पॉइंट्स रख के करना है, ग्राफ सोच के करना है। मतलब जो 5 पार्ट हुए ना, कौन कौन से, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये है विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। विथ द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स 5 पार्ट है ही नहीं, 3 ही पार्ट है। समझने के लिए समझ लो कि हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और हर एक पॉइंट पे नहीं है गिवन डोमेन में तो वो सिंपली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं है कि स्ट्रिक्टली है कि नहीं है,
क्वेश्चन पूछेगा ये कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इतना बता दो, तो आपको सिंपली डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है उतना ही बताना। ठीक है, इज दैट क्लियर? तनिषा बताओ क्या पूछ रहे हो? सर जब भी ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा वो हमेशा डिक्रीजिंग होगा क्या? हाँ, जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, फॉर एग्जांपल मान लो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मान लो 135 डिग्री का एंगल, तो बोलो tan 135 डिग्री क्या होता है? tan 180 माइनस 45 कर लो या tan 90 प्लस 45 कर लो, या tan 180 माइनस 45 कर लो, tan पाई सिंपली लिख देता हूँ, पाई माइनस 45, एंड tan पाई माइनस 45 इज माइनस tan 45, माइनस tan 45 मीन्स -1। ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव यानी टेंजेंट ऑफ दैट एंगल -1 आ रहा है, देयरफॉर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, और फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये तो दिख ही रहा है ना, तो यानी कि डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, कांस्टेंट में इधर देख लो, मान लो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला, तो टेंजेंट यूं ही बनेगी सीधी, यानी 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से टकरा ही नहीं रही, पैरेलल है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रही है, या यूं कह दो 180 डिग्री बनाती है। दोनों ही केस में जैसे आप tan 0 लो तो भी 0, और tan पाई ले लो मतलब 180 ले लो तो भी 0, है ना? तो अगर टेंजेंट ऑफ दैट एंगल 0 आ रहा है, दैट मीन्स डेरिवेटिव मेरा क्या है? 0। डेरिवेटिव क्या है? 0। और डेरिवेटिव 0 कब है? जब ये फंक्शन इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, ये गिवन इंटरवल में, कोई गिवन इंटरवल में मान लो वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, साइन फंक्शन तो गिवन इंटरवल में कांस्टेंट नहीं होता, एक पॉइंट पे होता है बस, पर ऐसा कोई फंक्शन आ जाए जो इस गिवन इंटरवल में कांस्टेंट चल रहा, तो वहां से लेके वहां तक पे डेरिवेटिव 0 रहेगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो तनिषा अभी। यस। इसमें डेरिवेटिव में ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकली देखेंगे तो फंक्शन ही ऐसे पूछेगा जो हमको पता हो कि इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव है या किस तरह के फंक्शन है। ठीक है ना, क्लियर है? देखो वहां पे ग्राफ की जरूरत पड़ रही है केवल ये देखने के लिए कि चढ़ रहा है कि घट रहा है, और वहां पे ग्राफ की जरूरत ये देखने के लिए पड़ रही है, वहां पे आपको ये नहीं देखना है कि वो चढ़ रहा है कि घट रहा है, आपको केवल ये देखना है कि ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। आपको केवल ये देखना है कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं आपको, देखो बेटा, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लो, मुझे बताओ ये साइन फंक्शन का ग्राफ है, यस और नो? ये 0 डिग्री है, ये π/2 है मान लो, तो 0 to π/2 साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब 0 to π/2 साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए, ओ ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, सॉरी, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता क्या है? कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन जो होता है 0 to π/2 पॉजिटिव है या नहीं है? ये तो ग्राफ है, कॉस फंक्शन का ग्राफ यही है ना, तो 0 to π/2 ये पॉजिटिव है, मतलब बाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ऊपर है ना, तो पॉजिटिव है, और π/2 के बाद फिर वो नेगेटिव होता है। समझ में आ रही है बात? साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है कॉस फंक्शन, तो अब कॉस फंक्शन के लिए तो अपने को ये नहीं देखना है कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, कॉस फंक्शन के लिए तो केवल अपने को ये देखना है कि वो 0 से बड़ा है या छोटा, घट रहा है या होने में तो ये घट रहा है, अगर 0 to π/2 देखूं तो कॉस फंक्शन तो घट रहा है, लेकिन कॉस फंक्शन के लिए फिर मुझे ये नहीं देखना ना कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, कॉस फंक्शन के लिए तो मुझे देखना है कि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, चाहे से फिर वो घट ही रहा है, लेकिन देखो π/2 तक उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है ना, पॉजिटिव है, तो इसीलिए साइन फंक्शन 0 to π/2 बढ़ेगा, इंक्रीजिंग होगा, उसके डेरिवेटिव का केवल मुझे साइन देखना होता है, ये फायदा है डेरिवेटिव के मेथड के थ्रू। तो आपको ग्राफ भी सोचना होगा, तो एक तो केवल ये सोचना, देखो एक तो केवल ये सोचना कि आपकी वैल्यू एक्स एक्सिस से ऊपर आ रही है या नीचे आ रही है, और एक ये सोचना कि
कि ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है कि ये देखना कि ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है। और ये इजी टास्क है ये पता लगाना कि आपकी उस डोमेन में ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है। एक्स एक्सिस से ऊपर है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस से नीचे है दैट मीन्स वो नेगेटिव है। पॉजिटिव है दैट मीन्स ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग है, फिर उसका ग्राफ कुछ भी रहा हो। जैसे कि मैंने आपको कहा क्वेश्चन इज, सुनो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंक्रीज। मान लो मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, पता लगाओ कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो अब अगर आप विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव चलते, तब साइन एक्स के ग्राफ के लिए आपको ये सोचना होता है कि साइन एक्स का ग्राफ यूं जा रहा है या साइन एक्स का ग्राफ यूं जा रहा है। ये सोचना होता है ना आपको, साइन एक्स के ग्राफ के संदर्भ में आपको ये सोचना होता। लेकिन अगर आप विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव गए तो आपने एफ डैश एक्स निकाला, क्या आया? अब ग्राफ तो आपको cos x का भी सोचना है, उधर sin x का सोचना था इधर को, लेकिन cos x के ग्राफ के लिए आपको ये नहीं सोचना कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, केवल ये सोचना है कि वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो आपको पता है कि cos x का ग्राफ ये होता है, ये 0 है, ये π/2 है, इस इंटरवल में ये 0 से बड़ा है ना, क्योंकि y इस x एक्सिस से ऊपर है। तो ये सोचना ज्यादा आसान है ना कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, बजाय कि वो सोचना है कि यूं है कि यूं है। ये तो आप केवल डोमेन याद रह जाए, अच्छा 0 to π/2, 0 से लेके 1 तक की तो वैल्यू रहती है, पॉजिटिव है। और वहां पे तो ये सोचना है कि अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट में ऐसे जा रहा है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट में बराबर तो नहीं आ गया, फिर इस पॉइंट से इसमें ऐसे तो नहीं आ गया। मतलब उधर तो वो 0 से बड़ा होने के बाद भी अगर वो, देखो ये फंक्शन टोटली 0 से बड़ा है अभी तक, लेकिन उस केस में ये बढ़ भी गया और घट भी गया ना, बढ़ भी गया और घट भी गया, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा है। अब आपसे मैं इस फंक्शन का ग्राफ ना बनाऊं और केवल फंक्शन बोल दूं, और फंक्शन बोल के, किसका ग्राफ है? ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। मैं केवल फंक्शन बोल दूं कि साइन एक्स जो है वो इस 0 to पाई में उसकी वैल्यू 0 से बड़ी रहती है कि छोटी रहती है, तो ये आसान क्वेश्चन होगा पूछना, आप कह दोगे सर हमेशा बड़ी रहती है। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि 0 to पाई साइन एक्स का ग्राफ बढ़ता है कि घटता है, इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, रहती तो 0 से ऊपर ही है उसकी वैल्यू, पर 0 से ऊपर में वो पहले एक बार ऊपर जाती है फिर वापस 0 बन जाती है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है ना पूछना कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बजाय कि ये क्वेश्चन पूछने के कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब समझ में आया? तो उसके डेरिवेटिव का भी ग्राफ तो सोचना है। आप सही कह रहे हो कि सर ग्राफ तो सोचना है, ओरिजिनल फंक्शन का भी ग्राफ सोचता मैं क्या होगा, उसके डेरिवेटिव का ग्राफ भी सोच रहे हो, लेकिन डेरिवेटिव के ग्राफ में केवल ये सोच रहे हो कि एक्स एक्सिस से ऊपर है कि एक्स एक्सिस से नीचे, दैट्स इट। अब वो एक्स एक्सिस से ऊर जाए से बढ़ रहा है घट रहा है मतलब नहीं, मुझे मतलब नहीं है तो बड़ा ना, है तो ऊपर ही ना, है तो पॉजिटिव ही ना, तो फिर ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर वो एक्स एक्सिस से नीचे है उस डोमेन में, फिर चाहे से वो नीचे होने के बाद कितनी भी बार बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब डेरिवेटिव का ग्राफ कितनी भी बार बढ़ रहा है घट रहा है, मुझे मतलब ही नहीं, मैं सोचूंगा ही नहीं। मैं केवल इतना सोचूंगा कि इस डोमेन में डेरिवेटिव का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे दिखाई दे रहा है, तो ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। समझ आया? बोलो बच्चों। डेरिवेटिव का ग्राफ 0 से बड़ा होना तो चाहिए। फिर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जैसे कि इसी फंक्शन में ले लो, तो फिर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली बात है। मान लो कि मैंने यहां से लेके और यहां तक डोमेन ले ली, नहीं, cos x का ग्राफ क्या होता है? देखो cos x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं एक बार मैं। -π/2 to π/2 ऐसे चलता है, ये तो है 0 -π/2 π/2, फिर ये क्या होगा पाए, ये क्या होगा 3π/2, फिर वो ऐसे चलता है। ये cos x का ग्राफ है या नहीं है? आप मुझे बताएं कि 0 to पाई की अगर मैं बात करूं, 0 to पाई की अगर मैं बात करूं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई cos x पॉजिटिव है या cos x नेगेटिव है, दोनों ही है।
क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर भी है, एक्स एक्सिस से, तो cos x किसका डेरिवेटिव है? तो sin x 0 to पाई बढ़ रहा है घट रहा है, दोनों काम हो रहे नहीं हो रहे? तो अगर गिवन डोमेन में डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो भी हो गया, तो कंक्लूजन निकलेगा कि ओरिजिनल फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि इसके हिसाब से ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप चाहे चेक कर लो, यहां से लेके यहां तक ये इंक्रीजिंग है, यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग है, फिर जैसे ही cos x लेस देन जीरो हुआ, वहां से लेके वहां तक वो डिक्रीजिंग है। ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल साइन फंक्शन, समझ आया? ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है जब डेरिवेटिव फंक्शन पॉजिटिव है, ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है जब डेरिवेटिव वाला फंक्शन क्या है? नेगेटिव, नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे। यानी डेरिवेटिव फंक्शन नीचे आता है तो ऊपर वाले फंक्शन यानी ओरिजिनल फंक्शन को नीचे खींचता है, डिक्रीजिंग करता है। और डेरिवेटिव वाला फंक्शन जैसे जैसे ऊपर रहता है जिस इंटरवल में, उस जगह पे ओरिजिनल फंक्शन ऊपर जाता है। ठीक है, क्लियर है? आप पूछो प्रियांशी, आप क्या कह रहे थे? जीरो, तो हम ओपन इंटरवल लेते हैं ना, वो पॉइंट थोड़ा ना ले रहे हैं। अगर मैं 0 to पाई ले रहा हूं तो 0 और पाई दोनों नहीं ले रहा हूं। डोमेन जब अपन लेते हैं, हाँ क्या कह रहे हो? cos x की वैल्यू 0 तो यहाँ आएगी, cos x की वैल्यू 0 यहाँ आएगी, और कहाँ आएगी बताओ? एक मिनट, cos x का ग्राफ ये है ना, और फिर दोबारा 0 आएगी 3π/2 पे। नहीं, cos x की वैल्यू 0 कह रहे हो ना, सॉरी, π/2 पे आएगी, यहाँ तो 1 आएगी है ना। cos x की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आएगी और 3π/2 पे 0 आएगी। तो फिर इस जगह पे और इस जगह पे sin x को क्या कहूंगा मैं? sin x इस जगह और इस जगह नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, चेक करो। इस पॉइंट पे ना तो वो बड़ा, देखो cos x यहाँ पे 0 हो गया, यानी डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो गया, तो ओरिजिनल फंक्शन इस जगह नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है या नहीं है? और यहाँ पर भी वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो, क्योंकि जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो वो यहाँ से टर्न मारेगा, नहीं यानी यहाँ से ये टर्न मारेगा, इसकी सीधी टर्न मारेगा, तो यहाँ पर भी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो कांस्टेंट ही तो कह रहा हूँ, वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग निकल गया, वो कांस्टेंट भी उसी का पार्ट है ना। कांस्टेंट ही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट ही तो है फंक्शन, वो समझ रहे हो बात? भाई जब डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है तब मेरा ओरिजिनल फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है, मतलब उसके अगल या बगल में वो फंक्शन सीधा है या नहीं है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सीधा चल रहा है ऐसे, जब उसका डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? तो दैट इज ऑल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन फाइंडिंग वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और कुछ है बुक में तो देख लेते हैं, मेरे हिसाब से नहीं होगा। देखो इसमें भी, इसने भी 3 ही पार्ट लिखे हैं, स्ट्रिक्टली वाला पार्ट इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली वाला पार्ट पूछता भी नहीं है और अप्लाई भी नहीं होता है ना। और अगर स्ट्रिक्टली वाला पार्ट पूछ ले, देखो ये रिमार्क्स में लिखा हुआ है, नीचे देख लो भाई, आपसे डेरिवेटिव्स में भी स्ट्रिक्टली वाला पार्ट पूछ ले, तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश एक्स 0 ग्रेटर देन 0 हो, ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए बी, उस डोमेन में हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। भाई एक तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है और एक हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन फिर थोड़ा सा आगे चल के डोमेन, उसी डोमेन के अंदर मान लो डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट भी है, फिर आगे चल के वापस पॉजिटिव है तो वापस इंक्रीजिंग है, तो अल्टीमेटली तो इंक्रीजिंग है, क्योंकि लेस देन 0 तो कभी भी नहीं आया, डेरिवेटिव लेस देन 0 तो कभी भी नहीं आया, ग्रेटर देन 0 था, फिर बराबर 0 हो गया, फिर ग्रेटर देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 तो कभी भी नहीं आया। लेस देन 0 भी आ जाता तो फिर तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाता, लेकिन लेस देन 0 नहीं आया, इक्वल टू 0 जरूर आया, तो इक्वल टू 0 जरूर आया, तो फिर यानी कि वो फंक्शन सिंपली इंक्रीजिंग है। लेकिन वो हर हाल में ग्रेटर देन 0 ही आए, हर एक पॉइंट पे इक्वल टू 0 भी ना आए, तब मैं कहूंगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों? ग्राफ सोचना पड़ेगा कि वहां पे उसकी वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती। देखो ये वाला ग्राफ है,
यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन इसके ये इसका डेरिवेटिव ये खुद ही है, मतलब टेंजेंट खुद ही है, तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा, दैट मीन्स पॉजिटिव है डेरिवेटिव। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये मान लो पैरेलल है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेटर देन 0, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल टू 0, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वापस ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 तो कहीं भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो फंक्शन अगर लेस देन 0 भी हो जाता फिर तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग करते हम। अब मैंने केवल यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा, तो आप कहोगे सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप क्या कहोगे? मैंने यहां से लेके यहां तक पूछा, आप क्या कहोगे? कांस्टेंट। मैंने यहां से लेके यहां तक पूछा, आप फिर से कहोगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैंने यहां से लेके यहां तक पूछा, तो आपने एनालिसिस किया कि बीच में कांस्टेंट भी हुआ है, तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहोगे, आप ओवरऑल इंटरवल में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। यहां पे मैं यहां से लेके यहां तक कहूं तो अभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डोमेन तोड़ दूं तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ओवरऑल डोमेन पूरी ले लूं तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यानी कि कहने का मतलब यही हुआ ना कि डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कहीं पर भी बराबर 0 भी नहीं आना चाहिए, तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सिंपली अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो हर एक पॉइंट पे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसको एज ए रिमार्क्स ही याद रखना। डेरिवेटिव्स का जब वो यूज करवाएगा आपसे, तब वो स्ट्रिक्टली वर्ड के लिए आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप पता लगाओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सिंपली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ही पता लगवाएगा। ठीक है, आपकी बुक में भी रिमार्क्स के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा है कि जैसे कोई रियल नंबर है, ये थर्ड रिमार्क पढ़ो, a function will be increasing या decreasing in real number if it is so in every interval of year। अब कई बार क्या डोमेन ही नहीं देता, डोमेन ही नहीं देता। जैसे मैंने कहा कि sin x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, डोमेन दी नहीं मैंने कि 0 टू पाई बाय 2 या पाई बाय 2 टू पाई या 0 टू पाई, कुछ भी नहीं दी, तो आप सारे रियल नंबर मानोगे? तो सारे रियल नंबर में तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तभी होगा जब उस सारे रियल नंबर में से कोई सा भी इंटरवल तोड़ के मैं अलग कर दूं, हर एक इंटरवल में वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। अब साइन एक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, सारे रियल नंबर में से मैंने 0 टू पाई बाय 2 अगर तोड़ा तो इंक्रीजिंग था, पाई बाय 2 टू पाई तोड़ा डिक्रीजिंग था, पाई टू 3 पाई बाय 2 जोड़ा वापस डिक्रीजिंग था, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई तोड़ा फिर इंक्रीजिंग था। तो हर एक इंटरवल पे सेम चीज नहीं आ रही है ना, तो उसको मैं सिंपली नहीं कह सकता कि sin x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, या मैं सिंपली नहीं कह सकता कि sin x इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन मैंने एक लीनियर फंक्शन ले लिया, मान लो कांस्टेंट ये ले लिया आइडेंटिटी फंक्शन। पता है आपको आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? क्या? f(x) इक्वल्स टू x, f(x) इक्वल्स टू x, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, है ना। ग्राफ कैसे बनता है? एग्जैक्टली यहां से निकलता है एग्जैक्टली 45 डिग्री, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -1, ये होता है। अब आइडेंटिटी फंक्शन मैंने सिंपली पूछ लिया कि आइडेंटिटी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो मैंने इंटरवल नहीं दिया आपको, तो आप कोई सा भी रियल नंबर का इंटरवल तोड़ लीजिए, चाहे से आप यहां से लेके यहां तक इंटरवल तोड़ लीजिए, चाहे से आप यहां से लेके यहां तक इंटरवल तोड़ लीजिए, चाहे से आप यहां से लेके यहां तक इंटरवल तोड़ लीजिए, हर इंटरवल में ये बढ़ रहा है, हर इंटरवल में ये ऊपर ही जा रहा है, देयरफॉर इसको मैं सिंपली कह सकता हूं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इररेस्पेक्टिव ऑफ द इंटरवल्स। इंटरवल सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो थर्ड रिमार्क इज ए फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग in real number interval if it is so in every interval of real number। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको डोमेन ना दे तो आपको हर एक रियल नंबर पे सोचना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन में वो इजी क्वेश्चन देगा, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन का क्वेश्चन दे दिया, जो साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ हर एक इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल शुरू हो गए फिर तो, क्या टाइम हो गया, एक्सरसाइज शुरू करें आज, 6:39, 5 मिनट्स में। देखो अपन एग्जांपल्स को एनालिसिस कर लेते हैं, काम करेंगे, एक्सरसाइज कल से शुरू करेंगे, है ना। देखो एग्जांपल नंबर 10 क्या कहता है, मैंने क्या कहा था आपको कि कई बार इंटरवल पूछेगा और कई बार इंटरवल देके ये पूछेगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, इंटरवल पूछ लिया हमसे और क्या पूछ लिया कि गिवन फंक्शन ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल्स में है।
ठीक है, तो कौन से इंटरवल्स में है, दैट मीन्स पूरा आर ही दे दिया इसने, पूरे रियल नंबर के इंटरवल को आप इंटरवल्स में तोड़ो। हम क्या करेंगे सुनो, अगर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी है तब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वेट कर दो। इसका डेरिवेटिव निकाला हमने 2x-4, जैसे हम 9th-10th क्लास में करते थे, आपसे पूछते थे जीरो निकालो पॉलिनोमियल का, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ, जिस पे उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। तो मैंने पूछा कि निकालो भाई वो पॉइंट कहाँ है जब 0 होगी, तो आप फंक्शन की वैल्यू 0 रखते थे, आप फंक्शन की वैल्यू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालते थे और कहते थे सर इस पॉइंट पे 0 हो रहा है। सिमिलरली एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर करना है, तो मैंने एफ डैश एक्स को ही 0 रख दिया, 2x-4 को क्या रख दिया 0, तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि जो रियल नंबर वाला इंटरवल है वो 2 पे ब्रेक होगा, -∞ 2 +2 एंड 2 +∞। अब आपके पास दो इंटरवल है, इन दो इंटरवल में आप एनालिसिस करिए, इन दो इंटरवल में आप एनालिसिस करिए कि कब तो इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है। ऑब्वियसली ओपन इंटरवल लेनी पड़ेगी, देखो इन्फिनिटी पे तो कभी भी क्लोज इंटरवल लेते ही नहीं है, और 2 पे भी आप ओपन क्लोज इंटरवल अगर ले लें तो 2 पे तो एक्जैक्टली इक्वल टू 0 है ना। आपको क्या पता करना है कि कब कब ग्रेटर देन 0 है और कब कब लेस देन 0 है। तो -∞ to 2 एक इंटरवल, 2 to +∞ सेकेंड इंटरवल। अब आप -∞ से 2 के बीच में, 2 मत लेना, बस कोई भी पॉइंट यहाँ पुटअप करिए, ये नेगेटिव होगा नहीं होगा, पुटअप करिए, जैसे 1 पुटअप करिए तो 2 1 जा 2, 2 -4 -2 आया। कोई भी पॉइंट पुटअप करिए इसके बीच का, 0 ही पुटअप कर लीजिए, तो 2 × 0 0, 0 -4 नेगेटिव आ रहा है ये हर हाल में एफ डैश एक्स, दैट मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। और इस इंटरवल में से कोई पॉइंट पुटअप करना जरा वहां पे, 2 मत करना क्योंकि 2 पे तो एग्जैक्टली 0 है, 3 करो, 3 2 जा 6, 6 -4 2, तो फिर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, दैट मीन्स इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब आप क्या कहोगे, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर फिर तो तोड़ने के बाद हमेशा ऐसा ही होगा शायद कि लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग राइट साइड में इंक्रीजिंग, पर ऐसा जरूरी नहीं है, उल्टा भी होता है कई बार, इस साइड तो आ जाती है इंक्रीजिंग, इस साइड आ जाइए डिक्रीजिंग। कैसे पता लगाए, कोई भी एक पॉइंट लेके, एक पॉइंट सारी इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जैसे यहां से मैंने एक पॉइंट ले लिया, इससे छोटा 1, तो 1 से अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है दैट मीन्स इस पूरी इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू देगा। और इधर एक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी पॉइंट ले लिया 3, तो अगर 3 से वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है यानी इस पूरी इंटरवल में वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो एक पॉइंट लेके चेक करना है, दैट्स इट। डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि लेफ्ट साइड में डिक्रीजिंग राइट साइड में इंक्रीजिंग, उल्टा भी होता है कई बार, या फिर ऐसे भी होता है दोनों में इंक्रीजिंग होता है, कई बार दोनों में इंक्रीजिंग दोनों में डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो इन्होंने कुछ ऐसे किया होगा, देख लेते हैं अपन, पढ़ लेते हैं एक बार। एफ डैश एक्स 0 गिव्स एक्स बराबर 2, तो जो पॉइंट एक्स बराबर 2 है वो रियल लाइन को यानी रियल नंबर लाइन को दो इंटरवल में ब्रेक करते हैं, एक -∞ टू +2 और एक +2 टू +∞। इन दिस इंटरवल एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0, इन्होंने डायरेक्ट लिख लिया, हम मतलब इन्होंने वो जो पॉइंट एनालिसिस था वो मन में कर लिया, हमको भी मन में ही करना है। या फिर आप फेयर में भी कर सकते हो कि कोई भी इस इंटरवल में से एक पॉइंट उठा लिया, पुटअप किया, लेस देन 0 आ रहा है, देयरफॉर इस इंटरवल में वो लेस देन 0 है, और जो ये वाली इंटरवल है उसमें वो ग्रेटर देन 0 है, 2 से इंफिनिटी। तो फिर इस इंटरवल में तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट में डेरिवेटिव नेगेटिव है। एक पॉइंट पुटअप करके देख लिया और उसने रिप्रेजेंटेटिव का काम किया पूरे इंटरवल के, अब हर एक पॉइंट तो उठा नहीं सकते, कंक्लूजन ले लिया कि इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे एफ एक्स क्या है नेगेटिव, और हर एक पॉइंट पे दैट मींस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, जब डाउट हो कि यार कुछ पॉइंट्स पे इक्वल टू 0 भी आ सकता है, तब बस स्ट्रिक्टली वर्ड मत लगाना, ये है। लेकिन 100% आप कोई भी पॉइंट उठा लो, 2 से लेके इन्फिनिटी, -2 से लेकर इन्फिनिटी
माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और यहाँ पे पुटअप करके देख लो। एक से विश्वास नहीं हो रहा, 2-3 पुटअप करके देख लो। 2-3 पॉइंट्स पुटअप करोगे ना 2 से छोटे, तो आपको विश्वास हो जाएगा सर कोई भी पॉइंट ले लो ये तो नेगेटिव ही आएगा। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बीच बीच के रिमार्क्स हमेशा पढ़ा करो जब एग्जाम्पल्स के बाद आते हैं ना, ये बहुत ही कोई गहरा ज्ञान देके जाते हैं। पढ़ो क्या कह रहा है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2 पे कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, which is the point joining the two intervals. By theorem 1 we conclude that the given function is decreasing in this and increasing in this. देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। ये 2 है, ये माइनस इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी। मुझे बताओ f डैश x क्या आया था मेरा यहाँ पे, 2x माइनस 4। पहला इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 2। आप एनालिसिस करो कि f डैश x हमेशा 0 रहेगा, हमेशा 0 से छोटा रहेगा, रहेगा। सेकेंड एनालिसिस 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी, f डैश x हमेशा बड़ा रहेगा। कोई भी पॉइंट उठा लो, मन में 2-3 पॉइंट उठा लो यहाँ से और पुटअप करो, हमेशा बड़ा रहेगा 0 से। बोलो राजा, बेटा इधर आओ, इधर से आगे से आ जाओ, आगे से आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। यस, हाँ धक्का मारो। राजा खोलना बेटा। लीना मैम के लिए आए हो? अच्छा, बैग कहाँ है आपका? अच्छा अच्छा, मैम ने क्यों बुलाया था? सर के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी पढ़ने नहीं आए हो, केवल घूमने आए हो? हाँ, अभी केवल घूमने आए हो? मैडम ने कितने बजे बुलाया पढ़ाने के लिए? कितने बजे बुलाया? पता नहीं है, चलो फिर अभी घर जाओ, अभी घर जाओ, फिर मैडम फोन कर देगी मम्मा को। हाँ ऊपर है। हाँ जी चलो देखो, 2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है हमेशा। थर्ड इंटरवल में ले रहा हूं माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल। ओ ये तो ओपन इंटरवल ही रहेगा, ये तो लगा ही नहीं सकते ना। अब आप सोचो, 2 को भी शामिल कर रहा हूं, 2 को भी शामिल कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वैल्यू या तो 0 से छोटी होगी या एग्जैक्टली 0 होगी, क्योंकि 2 पे एग्जैक्टली 0 है। फोर्थ पॉइंट या फोर्थ एनालिसिस, 2 को ले रहा हूं और पॉजिटिव इंफिनिटी ले रहा हूं, तो इस इंटरवल में मैं कैसे लिख सकता हूं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या कहा था कनिष्का भी मैंने, कि हमेशा लेस देन 0 हो तो ही कहोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। किसी भी एक पॉइंट पे अगर 0 भी हो रहा है तो केवल सिंपली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कहोगे, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाओगे। तो इसका कंक्लूजन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ आया? इसका कंक्लूजन है, बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका कंक्लूजन केवल डिक्रीजिंग, क्योंकि एक पॉइंट पे तो 0 भी आ रहा है। इसका कंक्लूजन है केवल इंक्रीजिंग। बोलो बच्चों, समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये चीज समझ में आई? यस सर। तो अब कोई सा भी कोई इंटरवल दे दें, क्लोज दे दें, ओपन दे दें, एनालिसिस करो एंड बस रिजल्ट लिखो। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन में कि इंटरवल वो बताना है जिसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो मेरा आंसर
तो मेरा आंसर ये इंटरवल और ये इंटरवल ना होके ये दोनों इंटरवल्स होंगे, बिकॉज पूछा है उसने स्ट्रिक्टली वाले बताओ। तो आपको वो पॉइंट हटा देने जब डेरिवेटिव 0 है, वो पॉइंट हटा देने जब डेरिवेटिव 0 है। और अगर स्ट्रिक्टली वर्ड ना दे, केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दे, तो वो पॉइंट शामिल कर देना है जिसमें डेरिवेटिव 0, यानी कि आपको उन पॉइंट्स पे क्लोज इंटरवल लेना है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखती है तो ये वही चीज कह रहा है। अब देखो कई बार फंक्शन ऐसा आता है, देखो यहाँ पे 4x² - 6x 4x³ है, सॉरी 4x³ - 6x² - 72x + 30। अब ये फंक्शन पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, क्या आई? ये आई। अब ये पता लगाना है कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन में 12 तो चलो कांस्टेंट है, क्या है, x - 3 x + 2, x - 3 से x की वैल्यू 3, x + 2 से x की वैल्यू, तो फंक्शन जो इस इंटरवल में टूट गया, -∞ से -3 क्यों आ रहा है? क्या कर रहे हो? ये भी प्लस है क्या? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन x - 3 से तो 0.3 आ रहा है ना, फिगर में गलत है। अच्छा यहाँ पे -∞ to -2 हाँ, तो ये फिगर गलत है, दिस फिगर इज रॉन्ग। तो फिगर अपन सही बना देते हैं। -∞ से पहले पहले -2 से मुलाकात होगी, फिर -2 के बाद +3 से मुलाकात होगी, और फिर पॉजिटिव। अब आपको 3 इंटरवल 1 2 3 पे आपको एनालिसिस करना है। क्वेश्चन सुनो, उसने ये कहा है कि स्ट्रिक्टली या सिंपली, तो उसने स्ट्रिक्टली कहा है। उसने क्या कहा है? हाँ जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कब है ये पूछा है उसने। दैट मीन्स यू विल नॉट काउंट दोज पॉइंट्स इन विच द फंक्शन इज in which the function is in which the derivative is exactly equal to 0। तो आप इंटरवल लोगे, एक ये ओपन, एक ये ओपन, एक ये ओपन। अब देखो जब 2 आ रही थी तो एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग ऐसा हमको लग रहा था, मैंने आपको क्या कहा कि दोनों में भी इंक्रीजिंग हो सकती है। अब 3 आएगी, तो 3 आएगी तो ऑब्वियस बात है कि हाफ हाफ तो डिवाइड करोगे नहीं कि डेढ़ इंटरवल ही डेढ़, कोई भी 2 इंटरवल इंक्रीजिंग एक इंटरवल डिक्रीजिंग, 2 इंटरवल डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग, तीनों इंक्रीजिंग तीनों ही डिक्रीजिंग, कुछ भी पॉसिबल है। कैसे पता लगाएंगे? हम क्या करेंगे, हर एक इंटरवल पे एनालिसिस करेंगे। जैसे पहले इंटरवल क्या है, -∞ to -2, इस तरह की टेबल बनाएंगे। अब आप सोचो ये जो वैल्यू है इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, जैसे -1 उठा लिया, उधर पुटअप किया, -1 - 3 नेगेटिव मिला, -1 + 2 अगेन नेगेटिव मिला, -1 + 2 नेगेटिव मिला ना, ओ पॉजिटिव मिला। क्या लिया अपन ने? अच्छा -1 कैसे ले सकता हूँ, सो सिली ऑफ मी, -1 तो इससे बड़ा होगा ना, -3 लो, तो -3 नेगेटिव, -3 + 2 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि ये कंप्लीट चीज पॉजिटिव हो गई। भाई ये नेगेटिव आएगा फैक्टर, कोई भी पॉइंट उठा लो यहाँ से, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई तो होना ही है, तो दिस कंप्लीट थिंग हैज टू बी पॉजिटिव। देयरफॉर पहले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, क्योंकि वो पॉइंट नहीं लिया ना मैंने -2 वाला। अब -2 और 3 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, बहुत इजी है, 0 ले लो, 0 पुटअप करो, तो 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी <0, तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। थर्ड इंटरवल 3 to +∞, 4 ले लो, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 6 इज अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, और ये कैसे भी घूम सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए काफी मेरे हिसाब से, कल से अपन इस पोजीशन पे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज भी हमने सब कुछ सीख लिया, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। हमको ऐसा लगता है कि हम इस पोजीशन पे शायद हैं कि हम एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और फिर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगे तो एक्सरसाइज में देखेंगे। आप चाहो तो एग्जांपल्स घर से देख के आना, ठीक है? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। क्लास 9 फिर से ज्वाइन कर लीजिए।